फर्टिलाइजेशन, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी उसके थ्रू स्पर्म प्रोडक्शन होगा और oogenesis की प्रोसेस के थ्रू जो ओवम है उनका प्रोडक्शन होगा। ठीक है, आज हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन किसे कहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, ठीक है, रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन को हम 2 पार्ट्स में देख सकते हैं। फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड फर्टिलाइजेशन। ऑल ओवर रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है इन दोनों प्रोसेस के दौरान। गैमेटोजेनेसिस मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। Spermatogenesis produce sperm and oogenesis produce ovum। क्लियर है? एंड फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो क्या होगी, फिर जो स्पर्म एंड ओवम का प्रोडक्शन हुआ है तो स्पर्म एंड ओवम क्या करेंगे, कंजुगेट करेंगे और जब मेल और फीमेल जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होंगे उस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और इस प्रोसेस में किसका प्रोडक्शन होगा, जाइगोट का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमें पता है कि एमसी साइकिल्स जो है, ठीक है, एमसी साइकिल के दौरान क्या होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। एमसी साइकिल के मिड में, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे हम बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन से सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होगा। जैसे ही सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब के पास। फैलोपियन ट्यूब में भी जो फिम्बरी है, ठीक है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जिन्हें फिम्बरी कहते हैं। तो फिम्बरी क्या करती है, सेकेंडरी oocyte को कैच कर लेती है, पकड़ लेती है और देन फिर वो फर्टिलाइजेशन के लिए उसे एम्पुला रीजन तो है फैलोपियन ट्यूब का, वहां तक उसे पहुंचाने का काम करती है। देखेंगे कैसे, हमें पता है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो यूट्रस प्रेजेंट होगा वहां पर 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगी, आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडिल लेयर। आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, इनर लेयर मायोमेट्रियम एंड देन इनर लेयर एंडोमेट्रियम होगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एमसी साइकिल हुई, ओव्यूलेशन हुआ, यहाँ आपको पता है ये वाला फिम्बरी वाला पार्ट हो गया, यहाँ ओवेरी प्रेजेंट होगी, दैट इज ओवेरी, दिस इज फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, दैट इज एम्पुला रीजन of fallopian tube and this is isthmus region of fallopian tube. I think I am clear to all of you. ठीक है, यहाँ ये भी क्या है बच्चों, fallopian tube ही है और इनका यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होगी, एक और ओवेरी प्रेजेंट होगी। ठीक है, जब एमसी साइकिल होता है तो पर मंथ एक बार ये वाली ओवेरी क्या करती है, सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है, एक बार ये ओवेरी क्या करेगी, सेकेंडरी oocyte रिलीज करेगी। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं ओवम, एक्चुअल में वो ओवम नहीं होकर के सेकेंडरी oocyte होता है बच्चों। ठीक है, जैसे हम ओवम कहते हैं ना कि
ये जो ओवेरी है ये क्या रिलीज करेगी, ओवम रिलीज करेगी, बट एक्चुअली वो क्या होगा, सेकेंडरी oocyte होगा। ठीक है, जब हमने oogenesis की प्रोसेस पढ़ी थी उस टाइम हमने देखा था कि oogenesis में दो क्या होंगे, मियोसिस होंगे, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। जब मियोसिस सेकेंड होगा तो सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, पोलर बॉडी बनाएगा और एक और जिसे फीमेल न्यूक्लियस कहेंगे, और एक्चुअल में वो ही क्या होगा, ओवम कहलाएगा। ठीक है, बट अभी तक जो यहाँ पर जो रिलीज होगा ओवम उसे हम बोलते हैं ओवम, बट एमसी साइकिल के थ्रू एक्चुअली में क्या रिलीज होगा, सेकेंडरी oocyte। तो मैं यहाँ लिख दूँ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte, अभी जब मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, फिम्बरी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। लो भाई ये क्या हो गया, फिम्बरी। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब ये फिम्बरी क्या करेगी, ओवेरी के ऊपर सर्कुलेट करती है और ये यहाँ से सेकेंडरी oocyte को एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे ही ओवेरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा वो पहुंच जाता है बच्चों फिम्बरी से होता हुआ कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब से वो मूवमेंट करता हुआ एम्पुला रीजन में पहुंच जाएगा। ये चला गया एम्पुला रीजन में। अब तुम सोचोगे कि मैम ये मूवमेंट कैसे किया, बिकॉज दिस इज एन नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या होंगे, मूवेबल नहीं है, ये हम ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। बट स्पर्म क्या है, ह्यूमन बॉडी में एक ओनली स्पर्म ही ऐसा है बच्चों जो क्या है, मूवेबल स्ट्रक्चर है, जो मूव कर सकता है। बाकी ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जो क्या हो, मूवमेंट कर सके। तो तुम सोच रहे होगे कि अभी तो आपने बताया मैम कि यहाँ से सेकेंडरी oocyte मूवमेंट करता हुआ एम्पुला में चला जाएगा, है ना। ये ठीक है, क्यों जाएगा ये देखना। फैलोपियन ट्यूब जो है ये अंदर से सीलिएटेड एपिथेलियम के थ्रू क्या रहती है, बाइंड रहती है। तो मैं यहाँ लिख दूँ सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, और सीलिएटेड एपिथेलियम इस तरह से मोमेंट करती है, तुम्हें पता है ये वाला मोमेंट सीलिएटेड एपिथेलियम का है, जैसे इस तरह से। ठीक है, ये मोमेंट सीलिएटेड एपिथेलियम करेगी। जब ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर इस टाइप का मूवमेंट करेगी तो ये सेकेंडरी oocyte को धकेलते हुए कहाँ ले आएगी, एम्पुला रीजन में। और एम्पुला ही वो रीजन है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन अकर होगा। ठीक है, बहुत सी बुक्स में आपको मिल सकता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ अकर होगा, इस्थमस जंक्शन पर। ठीक है, इस्थमस जंक्शन पर। अब देखो इस्थमस जंक्शन क्या है, ये वाला रीजन इस्थमस है और ये वाला रीजन एम्पुला है। जहाँ इस्थमस और एम्पुला मिलते हैं उसी रीजन को हम कहते हैं इस्थमस जंक्शन। बट एक्चुअल में जो फर्टिलाइजेशन है वो अकर होता है एम्पुला रीजन में। अब देखना क्या है, सिंपली ये जो सेकेंडरी oocyte है ये एम्पुला रीजन में प्रेजेंट रहेगा और ये यहीं पर रह करके वेट करेगा किसका, स्पर्म का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विद इन 24 आवर्स अगर यहाँ पर स्पर्म की एंट्री नहीं होती है तो ये सेकेंडरी oocyte डीजनरेट हो जाता है। फिर अगर स्पर्म एंटर भी करता है तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा, क्योंकि जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या हुआ है, डीजनरेट हो गया है। देखो जो ये वाला रीजन है सर्विक्स से होता हुआ क्या होगा, ओवम एंटर करेगा ह्यूमन फीमेल बॉडी में। सबसे पहले स्पर्म आएगा, ठीक है, सर्विक्स में जाएगा, सर्विक्स से यूट्रस में जाएगा, यूट्रस से वेजाइना में जाएगा और वेजाइना से होता हुआ वो कहाँ पहुंचेगा, सेकेंडरी oocyte के पास में। अब ये सोचने वाली बात नहीं है कि ये इस तरह से मूवमेंट कैसे करेगा, बिकॉज इसके पास टेल प्रेजेंट होती है, हमें पता है, और ये टेल के थ्रू क्या करेगा, फर्दर आगे की तरफ मूवमेंट करता हुआ इजीली पहुंच जाएगा। ठीक है, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, फीमेल जो सेकेंडरी oocyte है उसके साथ कंजुगेट होगा और फर्टिलाइजेशन यहाँ अकर हो जाएगा। ठीक है, ये है
नॉर्मल। हम डिस्कस कर रहे थे फर्टिलाइजेशन, देखेंगे ओवरी प्रेजेंट है, दैट इज ओवरी। ओवरी में सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होगा। सेकेंडरी oocyte कवर होगा ग्राफियन फॉलिकल कहेंगे, ठीक है। सो अब हम देखते हैं एनलार्जमेंट स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। देखेंगे ये क्या बताया, सेकेंडरी oocyte क्लियर है। सेकेंडरी oocyte के आउटर सराउंडिंग्स में लेयर प्रेजेंट होगी जिसे हम कहेंगे जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा जो लेयर है ये फुल ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से रिच लेयर प्रेजेंट होगी। आउटर साइड में यहाँ पर कोरोना रेडिएटा प्रेजेंट होगी। दिस इज कोरोना रेडिएटा। आउटर सराउंडिंग्स में कुछ फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होंगे जिन्हें ग्राफियन फॉलिकल्स कहेंगे, और एक कैविटी प्रिपेयर होगी यहाँ पर और दैट कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम। आउटर सराउंडिंग्स में सेल्स की थिकनिंग प्रेजेंट होगी और ये सेल्स टू टाइप्स में डिवाइड होंगी, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो हम दो लेयर बना लेते हैं। That is called theca cells and theca cells in internal and external types में present होगी। This is an internal thecal cells and outer cell surrounding cells is called external thecal cell। तो स्ट्रक्चर बन गई हमारे पास enlargement of ग्राफियन फॉलिकल सेल्स। जब ग्राफियन फॉलिकल सेल्स क्या होगी, बर्स्ट होती है, ठीक है। व्हेन दिस इज बर्स्ट, सो सेकेंडरी oocyte इज रिमेनिंग हियर एंड देन जोना पेल्यूसिडा एंड कोरोना रेडिएटा आर प्रेजेंट हियर ऑल्सो। दिस इज secondary oocyte, that is corona radiata, and this is zona pellucida। Is that clear? क्या बताया मैंने अभी, ठीक है। ओवेरी प्रेजेंट होगी, ओवेरी में सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होंगे। सेकेंडरी oocyte जो सेल्स हैं उसमें एक कवरिंग प्रेजेंट होगी एंड दैट कवरिंग इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल्स जो हैं वो एनलार्जमेंट करके नेक्स्ट स्ट्रक्चर बताई है और यहाँ पर थीकल सेल्स प्रेजेंट होंगे, एंट्रम कैविटी प्रेजेंट होगी, सेकेंडरी oocyte इंटरनल स्ट्रक्चर होगी जो कवर्ड होगी जोना पेल्यूसिडा से। जोना पेल्यूसिडा आउटर सराउंडिंग्स में कोरोना रेडिएटा से कवर होगी और कोरोना रेडिएटा के आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो ग्राफियन फॉलिकल्स एंड देन थीकल सेल्स आर प्रेजेंट हियर। नेक्स्ट, जब ग्राफियन फॉलिकल्स है ये बर्स्ट होगा तो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगी और वो स्ट्रक्चर होगी सेकेंडरी oocyte, कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेल्यूसिडा आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं
अब हम देखते हैं, देखना हमने क्या कहा, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. This is an perimetrium, then myometrium, and innermost is endometrium. Ovary, this is, अभी तक हम देख चुके थे ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होकर फिम्बरी ने क्या किया, असेप्ट किया, और बाय द सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये एम्पुला जो रीजन है इसमें क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है, ये वाला रीजन कहलाता है इस्थमस. क्लियर है. अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या करेगा, स्पर्म का वेट करेगा. ठीक है, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, यहाँ ओवम प्रेजेंट है, ओवम के चारों तरफ जोना पेलुसिडा प्रेजेंट होगी. ठीक है, जोना पेलुसिडा, दिस इज ओवम, दैट इज जेडपी मीन्स जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा की आउटर मोस्ट जो कवरिंग होगी वो होगी कोरोना रेडिएटा. यही हुआ था बर्स्टिंग के थ्रू. ठीक है, दिस इज कोरोना रेडिएटा. ओवम और जोना पेलुसिडा के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं प्री विटेलाइन स्पेस. क्लियर है, प्री विटेलाइन स्पेस. कोपुलेशन के थ्रू क्या होगा, जो स्पर्म है सेक्सुअल कंडीशन या कोपुलेशन के थ्रू स्पर्म एंटर करेगा. ठीक है, सबसे पहले जाएगा सर्विक्स में, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से वेजाइनल सिक्रेशन, वेजाइना, और वेजाइना से होता हुआ ये एंटर करेगा कहाँ तक, एम्पुला रीजन तक. ठीक है, मतलब ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ वेट कर रही है स्पर्म का, स्पर्म आए तो फर्टिलाइजेशन यहाँ आकर हो. ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा, सपोज कि यहाँ से ये वाली कंडीशन हो गई तो फर्टिलाइजेशन अगर होगा, यानी कि यहाँ से स्पर्म यहाँ एंटर करता है सेकेंडरी oocyte के पास में. ठीक है, लेकिन जब ये एंटर करेगा यहाँ से, ठीक है, तो उस टाइम पे सबसे पहले वेजाइना में एंटर करेगा. ठीक है, और वेजाइना कैसे होगी, एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होगी. ठीक है, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट जो एक बार जो कॉपुलेशन की प्रोसेस होगी उसमें 200 to 300 मिलियन स्पर्म क्या होंगे, रिलीज होते हैं. ठीक है, अब यहाँ से जो स्पर्म रिलीज हुए 200 to 300 मिलियन स्पर्म ये एंटर करेंगे. ठीक है, बिकॉज ऑफ वेजाइना इज एन एसिडिक मीडियम, तो ये क्या करेगी, इन स्पर्म के ऊपर अपना अटैक कर देगी. ठीक है, अटैक करेगी. अटैक करने से क्या होगा, कुछ जो स्पर्म है वो यहाँ पर क्या होंगे, डेथ कर जाएंगे. ठीक है, कुछ स्पर्म जो है इनमें से वो यहीं पर डेथ हो जाएगी उनकी, और कुछ स्पर्म आगे की तरफ मूव करेंगे. तो मान लो कुछ स्पर्म डेथ कर गए बट कुछ अंदर की तरफ क्या हो गए, मूव कर गए. जब ये अंदर मूव करेंगे तो यूट्रस में कुछ फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, ये फैगोसाइटिक सेल्स क्या करती हैं, इन स्पर्म को
सक्शन करती हैं, फैगोसाइट करती हैं या एंगल्फ करती हैं। इस तरह से कुछ और जो स्पर्म है उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, फिर भी स्पर्म क्या करेगा, कंटिन्यूअसली मूवमेंट करेगा। अब ये स्पर्म मूवमेंट करके पहुंचेगा वेजाइनल सिक्रेशन के पास में, ठीक है। जब ये वेजाइनल सिक्रेशन में एंटर करेगा तो वहां पर वेजाइनल सिक्रेशन क्या करेगा, हमें पता है कि ये वाले जो स्ट्रक्चर है दैट इज एक्रोसोम, न्यूक्लियस, नेक रीजन और तरह से मिडिल पीस एंड देन टेल, ये स्ट्रक्चर होती है स्पर्म की। और ये आउटरमोस्ट से सराउंड होता है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज स्पर्म, टेल, neck, middle piece, nucleus, acrosome and outer coating is plasma membrane। तो वेजाइनल सिक्रेशन क्या करेगा, वेजाइनल सिक्रेशन इसके स्पर्म के हेड रीजन को, ठीक है, हेड रीजन को क्या करेगा, वॉश करने का काम करेगा। जैसे ही हेड रीजन वॉश होगा तो यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगी, वीक हो जाएगी। क्यों वीक होगी, वेजाइनल सिक्रेशन क्या करता है, इसमें प्रेजेंट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को खुद ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है सारे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वीक कर देता है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक हो जाती है तो ये क्या होगी, डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक होगी, इस कंडीशन को कहते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। क्या कहेंगे, वीकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। अब क्या होगा, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन वीक हो जाएगी तो ये कंटिन्यूअसली जो ना पेलोसिडा को एक्रोसोम क्या करेगा, पेनेट्रेट करेगा, और पेनेट्रेट करने के बाद में यहाँ हेड रीजन तक पहुँच जाएगा। इसका मतलब अब जो स्पर्म यहाँ पहुँचा है उसमें क्या है, हेड रीजन तक पहुँच चुका है। हेड रीजन तक पहुँचने के बाद में क्या करेगा, वो अपना जो न्यूक्लियस बचा था, ठीक है, ये न्यूक्लियस अभी भी इसमें है, हेड रीजन वॉश हो गया था, न्यूक्लियस अभी भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ये अपना न्यूक्लियस क्या करेगा, इस ओवम में एंटर करा देगा। इस न्यूक्लियस को कहेंगे मेल प्रोन्यूक्लियस, मेल प्रोन्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ये वाली स्ट्रक्चर ओवम लिखी जाती है बट इट्स नॉट एन ओवम, ठीक है। एक्चुअली दिस इज सेकेंडरी oocyte, ठीक है। क्यों, क्योंकि मियोसिस सेकेंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही यहाँ पर मेल प्रोन्यूक्लियस एंटर करता है, सेकेंडरी डिवीजन होगा, इसमें 2 अनइक्वल पार्ट बनेंगे। इस तरह से यहाँ देखेंगे, दिस इज सेकेंडरी oocyte, 2 अनइक्वल पार्ट बनेंगे, दिस इज पोलर बॉडी एंड दैट इज ओवम, ठीक है। नाउ मियोसिस सेकेंड इज कंप्लीटेड हियर। जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा तब हम उस स्ट्रक्चर को कहते हैं ओवम, ठीक है। अब ये जो ओवम बन चुका है ये क्या होगा, स्पर्म के साथ में ये जो स्ट्रक्चर होंगे ना बच्चों, ओवम भी, इसे हम कहेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, क्लियर है। पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाती है और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई और मेल प्रोन्यूक्लियाई कंजुगेट हो जाते हैं, एम्पोलराइजेशन भी, एंड दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल प्रोन्यूक्लियाई एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई आर फ्यूज्ड हियर। इज दैट क्लियर। इस तरह से
अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो एक बार मैकेनिज्म लिख लेते हैं। Fertilization, mechanism of fertilization is divided into 5 steps particularly. First, approach of sperm to ova. Second, capacitance and penetration. Capacitance and contact. Next, acrosomal reaction and penetration. And fourth step is activation of ovum. Fourth, activation of ovum. And fifth is fusion of gametic pronucleus. ठीक है। फर्स्ट स्टेप जो है अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, ये वाली स्टेप होगी जहां पर स्पर्म क्या करेगा, ओवम के पास पहुंचने की ट्राई करेगा। ठीक, और जब वो पहुंच जाता है देन वी विल कॉल्ड इट अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। सेकेंड स्टेप इज कैपेसिटेंस एंड कॉन्टैक्ट। मैंने अभी बताया आपको कि जैसे जैसे स्पर्म क्या होगा वेजाइनल सिक्रेशन में आएगा तो वेजाइनल सिक्रेशन कुछ चेंजेस करता है वहाँ पर स्पर्म में, और चेंज क्या करेगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वीक कर देता है, उससे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ले लेता है। तो ये जो कंडीशन है वीकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और यहाँ पर क्या होगा, फिर वो फर्दर आगे की तरफ कॉन्टैक्ट करना चाहेगा। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें कहते हैं ZP3 रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं ओनली मेल जो गैमेट हैं उनका। ठीक है, ZP3 रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज ओनली ह्यूमन गैमेट या ह्यूमन स्पर्म ओनली। ठीक है, तो कैपेसिटेंस और कॉन्टैक्ट में क्या होगा बता दिया मैंने कि यहाँ पर ZP3 रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर वो एंटर करेगा फर्दर आगे की तरफ। एक साइंटिस्ट थे SF लिली, और SF लिली ने यहाँ बताया कि यहाँ पर कुछ फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन भी होती है। फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग क्या होंगे, जो ओवम है वो फर्टिलाइजिंग का सीक्रेशन करेंगे, जबकि स्पर्म एंटी फर्टिलाइजिंग का सीक्रेशन करेगा। एक स्पेसिफिक फर्टिलाइजिंग से एक स्पेसिफिक एंटी फर्टिलाइजिंग ही आकर के बाइंड यहाँ हो सकता है बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ ZP3 रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर क्या करेंगे, स्पेसिफिक एंटी फर्टिलाइजिंग को ही रिकॉग्नाइज करेंगे। जब ये इस बात को कंफर्म कर लेते हैं कि आने वाला स्पर्म मेल ह्यूमन बींग्स में मेल का है, तो ये रिसेप्टर क्या करते हैं, इस एंटी फर्टिलाइजिंग युक्त स्पर्म को अंदर एंट्री देते हैं। यानी कि ये जो रिएक्शन है ये एक स्पेसिफिसिटी शो करती है, जैसे कि लॉक एंड की थ्योरी है। लॉक एंड की थ्योरी क्या है, एक स्पेसिफिक लॉक एक स्पेसिफिक की के थ्रू ओपन होता है, ऐसे ही एक स्पेसिफिक फर्टिलाइजिंग एक स्पेसिफिक एंटी फर्टिलाइजिंग को रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, तो फर्टिलाइजिंग के क्या क्या फंक्शनिंग हो गई कि ये क्या करते हैं, अपनी जो कम्युनिटी है यानी ह्यूमन बींग्स हैं उनके थ्रू जो रिलीज होंगे स्पर्म
जब वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो एंटर करेंगे, यानी कि ये क्या करती है, देन फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगी। इसके साथ साथ जो स्पर्म है उनके एंटी फर्टिलाइजेशन से रिएक्ट करके जो स्पर्म है उनको फर्टिलिटी ये प्रोवाइड करवाती है। ये हो गई आपकी सेकेंड स्टेप कंप्लीट, कैपेसिटेंस एंड कॉन्टैक्ट। नाउ नेक्स्ट एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनेट्रेटिंग। देखो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ से ये स्पर्म क्या करेंगे, एंटर करेंगे। चलो भाई एंटर कर गए यहाँ तक और पहुँच गए जोना पेलुसिडा तक। जोना पेलुसिडा ने रिकॉग्नाइज किया कि ये क्या है, ह्यूमन स्पर्म है, तो ये क्या करेगा, एक्रोसोम, ठीक है, एक्रोसोम ये जो जोना पेलुसिडा है इसको पेनेट्रेट कर देगा और अंदर की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। ठीक है, ये आपकी थर्ड रिएक्शन हो गई, एक्रोसोमल रिएक्शन है पेनेट्रेशन। नेक्स्ट क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ ओवम। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप एक्टिवेशन ऑफ ओवम। एक्टिवेशन ऑफ ओवम का मतलब है कि जैसे ही स्पर्म क्या करेगा, एंटर करेगा, तो वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चेंजेस करेगा ओवम, लाइक कलर में चेंज आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ कलर में चेंज का मतलब है कि जैसे ही स्पर्म के कंजुगेट होगा ये, तो जो फैट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा। फैट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली होने के कारण एग का जो कलर है वो येलो कलर में चेंजेस हो जाएगा। सेकंड चेंजेस क्या होंगे, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन यहाँ बनेगा। जैसे ही स्पर्म क्या होगा, एक्रोसोमल जो ट्यूब है उसके और ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्यूजन होगा, तो वहाँ पर एक कॉनिकल फॉर्म में या एक फर्टिलाइजेशन कोन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो चेंजेस होंगे वो क्या है, कॉर्टिकल रिएक्शन इन फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। कॉर्टिकल रिएक्शन किसे कहेंगे हम, जो फर्टिलाइजेशन कॉन है उसके तुरंत बाद ही एग का जो साइटोप्लाज्म है उसके कॉर्टेक्स रीजन से कुछ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन शुरू होती हैं जिन्हें कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, कॉर्टिकल रिएक्शन। देखेंगे कॉर्टिकल जो रिएक्शन हुई उसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स को रिलीज करते हैं, जिससे वाटर ऑस्मोसिस की जो रिएक्शन है वो इंटैक्ट होती है और वो क्या करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसे विटेलाइन मेम्ब्रेन से ऊपर की तरफ क्या होगी, उठ जाएगी, जिससे एक स्पेस बनेगा जहाँ जिसे पेरीविटेलाइन स्पेस कहेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ये ओवम और ये वाला होगा विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, इनके बीच में बनेगा पेरीविटेलाइन स्पेस। यहाँ से अब एक फर्टिलाइजिंग ट्यूब बनेगी जिससे इजीली फर्टिलाइजेशन अकर होगा। नेक्स्ट फ्यूजन ऑफ गैमेटिक प्रोन्यूक्लियाई। मेल प्रोन्यूक्लियाई एंटर करेगा, ओवम में मेयोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा जिससे पोलर बॉडी और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई बनेगी। पोलर बॉडी डिजनरेट हो जाएगी, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई मेल प्रोन्यूक्लियाई के साथ में कंजुगेट होगी, फ्यूज होगी, जिससे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, ये हो गया फर्टिलाइजेशन। ठीक है।